हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी इकोनॉमी की जो हमने टेस्ट सीरीज चलाई हुई है। ये आज उसका यहाँ पर टेस्ट जो है यहाँ पर थर्ड है और आज का हम यहाँ पर पार्ट फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो लगभग हम यहाँ पर 50 MCQ को डिस्कस करेंगे जो संबंधित होने वाले हैं हमारे मनी एंड बैंकिंग से। मनी एंड बैंकिंग एक अच्छा खासा पोर्शन कवर करता है किसी भी एग्जाम में। तो दोनों ही तरीके से यहाँ पर पूछाते हैं, आपके फैक्ट बेसिस भी और आपके कॉन्सेप्ट के लिए भी। तो फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों ही आपके यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इस तरह के प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो MCQ में डिस्कस करने वाले हैं परीक्षा में आए हुए ये हमारे क्वेश्चंस हैं और UPSC, UPPCS और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के यहाँ पर ये प्रश्न संबंधित होने वाले हैं। BPSC और RS राजस्थान सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं UPSSC का जो पैट वाला एग्ज़ाम है, तो उसके लिए ये वीडियो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की बात करते हैं और यहाँ का जो अभी एग्ज़ाम अभी यहाँ पर नया वैकेंसी आने वाली है वो RO के लिए है और यही सेम वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है UPPCS की। तो UPSC की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ से भी आपकी ये लाभदायक होने वाली है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो RO वाली वैकेंसी है वो भी जल्दी आपके सामने अभी 2022-23 वाला जो ये एग्ज़ाम है ये भी अभी होने वाला है। तो अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं उत्तराखंड अधीनस्थ जन सेवा आयोग का जो कांस्टेबल और SI वाला एग्ज़ाम है, या फिर हम बात करते हैं पटवारी और लेखपाल वाला एग्ज़ाम, तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, तो यह परिभाषा यहाँ पर किसने प्रस्तुत की थी? तो यह परिभाषा दी थी यहाँ पर क्रॉवर्ड ने। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर C, क्रॉवर्ड ने यह परिभाषा दी थी। जैसे कि हमने बात की, इस तरह के प्रश्न जो हैं आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह जो नियम है वो संबंधित है आपके मुद्रा के प्रचलन से, यानी मनी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर यह नियम बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? यदि हम बात करते हैं मनी का, आप किस किस तरीके से उसका आप कार्य यहाँ पर देखते हैं। तो मूल्य का मापन करती है, बिल्कुल सही बात है। मूल्य का संचयन भी करती है, वो बिल्कुल सही बात है। और मूल्य का स्थानांतरण भी यह यहाँ पर करती है, मतलब किसी के बदले में आप जो है मनी को दे सकते हैं। तो ये संबंधित है यहाँ पर मूल्य का स्थिरीकरण यहाँ पर नहीं करती, तो मुद्रा का ये काम यहाँ पर नहीं है। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर D। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाती है? तो इस तरह की मुद्रा को हम यहाँ पर हॉट मनी भी बोलते हैं या गर्म मुद्रा भी बोलते हैं। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर D। अगर हम बात करते हैं कि इसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति देखी जाती है जो हॉट मनी है, यदि हम बात करते हैं अगर इंडिया में किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है, यदि उसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि वो यहाँ पर जल्द ही किसी अन्य देश में जो है इन्वेस्टमेंट जा सकता है, तो उसको हम यहाँ पर गर्म मुद्रा या हॉट मनी में रख सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सही उत्तर से उसका होगा वो होगा यहाँ पर D। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि हवाला क्या है? तो यदि हम बात करते हैं कि हवाला क्या है, तो जो हवाला है यहाँ पर वो है कि विदेशी मुद्रा का हम जब अवैध कारोबार करते हैं तो उसको हवाला के अंतर्गत हम रखते हैं। सही उत्तर हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर A। यानी जब इंटरनेशनल जो मनी है, यदि जो विदेशी मुद्रा है, फॉरेन जो मनी है, उसका हम अवैध कारोबार करते हैं, उसका इलीगल जब हम ट्रेड करते हैं, तो वो यहाँ सब संबंधित है हवाले से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर, हार्ड मनी से क्या तात्पर्य है? तो हार्ड मनी वह मनी है जिसकी आपूर्ति यानी जिसकी सप्लाई मांग की अपेक्षा कम हो। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर A। उसको हम हार्ड मनी बोलते हैं जिसकी जो सप्लाई है वो डिमांड की अपेक्षा यहाँ पर कम दिखाई पड़ती है, जिसकी इतनी डिमांड है उतनी उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो उसको हम हार्ड मनी में हार्ड करेंसी में रखते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो आज क्या है, तो आज जो है हार्ड करेंसी है यहाँ पर डॉलर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? सॉफ्ट करेंसी वह करेंसी है जिसकी जो सप्लाई है वो उसकी डिमांड की अपेक्षा अधिक हो। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर B। तो दोनों ही तरह की करेंसी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली, हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी। जहाँ पर सॉफ्ट करेंसी वो होती है जहाँ पर सप्लाई अधिक हो और मांग उसकी इतनी वहाँ पर नहीं जनरेट हो रही है, ये डिमांड उसकी वहाँ पर नहीं है, और जो हमारे पास हार्ड करेंसी है उसकी वहाँ पर इतनी सप्लाई नहीं हो पा रही जितनी उसकी वहाँ पर डिमांड है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है? सस्ती जो मुद्रा है यानी चीप जो मनी है उसकी अगर हम बात करते हैं तो देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। तो देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से यदि उपलब्ध है तो वो वहाँ पर सस्ती मुद्रा है। जैसे अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड जब हम करते हैं किसी अदर कंट्री के साथ, अगर ईजिली वहाँ पर उसको हम उपलब्ध कर पाते हैं उस मनी को, तो वो वहाँ पर सस्ती मुद्रा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर, सस्ती मुद्रा का यहाँ पर क्या अर्थ है? तो इसका यहाँ पर यह अर्थ है कि वहाँ पर ब्याज की जो दर है वो कम होंगी।
तभी तो वो वहाँ पर सस्ती मुद्रा है। अगर वहाँ पर ब्याज की जो दर है वो वहाँ पर अधिक होंगी तो जाहिर सी बात है कि वो वहाँ पर सस्ती मुद्रा नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं अप्लाइड फॉर्म में हम इसको रख सकते हैं। यदि आप सही से यहाँ पर कुछ चीज़ को समझते हैं तो आप इजीली उसका यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो, यानी कोई भी मुद्रा जो शीघ्र तरीके से वहाँ पर पलायन कर सके, शीघ्र तरीके से दूसरे जो है देशों में शिफ्ट हो सके, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं सुलभ मुद्रा। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, और आप सब्सक्राइब करते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं यहाँ पर नई नई वीडियो बनाने के लिए। यदि आपका कोई भी सजेशन है, किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वहाँ पर हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि दुर्लभ मुद्रा किसे कहा जाता है? दुर्लभ जो मुद्रा है वो ऐसी मुद्रा है जिसको हम आसानी से उपलब्ध नहीं कर सकते। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो तो उसको हम यहाँ पर दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी कही जाती है? जैसे कि हमने बात की अभी, हार्ड करेंसी वो करेंसी है जिसको हम आसानी से उपलब्ध नहीं कर पाते। तो अगर हम बात करते हैं ऐसी जो करेंसी है वो जाहिर तौर से डेवलप्ड कंट्री की यहाँ पर होंगी, यानी विकसित देशों की यहाँ पर ऐसी मुद्रा को हम कह सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो डॉलर एक हार्ड करेंसी है, उसको हम आसानी से उपलब्ध नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ऐसी मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता। यदि हम बात करते हैं ऐसी जो मुद्रा जिसमें भुगतान करने से कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पर यहाँ पर उसको स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता, वो होगी यहाँ पर लीगल करेंसी, यानी विधि ग्राह्य मुद्रा। इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर लीगल करेंसी भी, इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत की विधि ग्राह्य मुद्रा क्या है? यानी भारत की जो लीगल मनी है वो यहाँ पर क्या है? तो वो यहाँ पर है रुपया। सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। और रुपया का जो यहाँ पर चिन्ह होता है वो क्या होता है? र के यहाँ पर एक जो है कट लगा होता है, तो वो यहाँ पर इसका एक प्रतीक चिन्ह भी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि सही कथन इनमें से क्या है? तो सही कथन के बारे में डिस्कस करते हैं कि वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसको हम हॉट मनी यहाँ पर कहते हैं। यदि हम बात करते हैं इस तरह के प्रश्नों में, तो इस तरह के प्रश्नों में आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना होगा। तो अगर हम बात करते हैं वह मुद्रा शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है तो उसको हम हॉट मनी यहाँ पर कहते हैं। ये बिल्कुल सही है, सही उत्तर है, सही है हमारे पास, तो पहला हमारे पास सही है। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है, तो वो भी हार्ड करेंसी है। जैसे हमने बात की थी कि वो डॉलर है, डॉलर की उसकी इतनी आपूर्ति नहीं है जितनी उसकी यहाँ पर डिमांड है, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है उसके बारे में बात करते हैं कि वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है उसको हम हार्ड करेंसी बोलते हैं। नहीं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं यहाँ पर सॉफ्ट करेंसी उसको हम यहाँ पर बोलते हैं। तो ये तो हमारा यहाँ पर गलत हो गया। अब तक हमारे 1 और 2 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तुलना में अधिक हो उसको हम सॉफ्ट करेंसी बोलते हैं, यानी उसकी मांग की तुलना में जो उसकी आपूर्ति है वो क्या है? यहाँ पर अधिक है, तो जाहिर सी तौर पर उसको हम यहाँ पर सॉफ्ट करेंसी बोलते हैं। तो चौथा भी हमारा यहाँ पर सही हो चुका है। तो 1, 2 और 4 हमारा यहाँ पर सही है। तो हमारे यहाँ पर जो सही इसका आंसर होगा वो होगा यहाँ पर बी, इसका हमारा सही उत्तर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है, कोई भी आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उस पर हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पर, तो वो भी आप हमारे पिन बॉक्स में पिनअप कर सकते हैं। तो अगर आपको पॉलिटी में यहाँ पर डिटेल वीडियो चाहिए तो इंडियन पॉलिटी के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, तो उसमें हमने यहाँ पर डिटेल में बात की है, वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर है। आपके सारे डाउट, जितने भी यहाँ पर डाउट बनने वाले हैं इंडियन पॉलिटी को लेकर, वो हमने वहाँ पर सही तरीके से क्लियर कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा का चलन क्या कहलाता है? यदि हमारे पास कोई नई मुद्रा है उसको हम नई मुद्रा में चलन कहते हैं, तो वो यहाँ पर डीमोनेटाइजेशन है, यानी उसको हम कह सकते हैं विमुद्रीकरण। सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। अभी भारत ने यहाँ पर अपने जो करेंसी है उसको नई मुद्रा का चलन भी शुरू किया था, उसको हमने कहा था यहाँ पर डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण, जो अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने 2018 में यहाँ पर किया था। तो ये हमारा जो सही उत्तर है यहाँ पर वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि मुद्रा संकुचन का कारण क्या है? यदि मुद्रा सिकुड़ती है, जो सिकुड़ती है उसका यहाँ पर क्या कारण है कि माल और सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति यहाँ पर कम हो रही है। यानी जितनी वहाँ पर माल और सेवाएं हैं, यानी जितनी भी सर्विस सेक्टर में अगर वहाँ पर है हमारे पास, उतनी मात्रा में यहाँ पर मुद्रा की
सप्लाई, मनी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, मनी की वहाँ पर कमी है, तो वहाँ पर मुद्रा संकुचन यानी मनी डिप्रेशन भी देखने को मिलता है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। तो आप देख सकते हैं कि कितने सही तरीके से हमने यहाँ पर इसको डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो राजस्थान में पूछा गया था 2008 में। तो ये वहाँ पर उस प्रश्न को डिस्कस करते हैं। ये पूछा गया था राजस्थान PCS में। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि मुद्रा प्रसार क्या है, यानी इन्फ्लेशन क्या है। मनी का इन्फ्लेशन वो होता है जहाँ पर मुद्रा इन्फ्लेशन यहाँ पर होता है जहाँ पर किसी की समूह की, किसी ग्रुप की जो कीमतें हैं वो बिंदु दर के आधार से वृद्धि कर रही हूँ। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर ये है कि अगर हम देखते हैं कि 2021 में आज की डेट में वहाँ पर किसी की कीमतों में और 2022 में आज की कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है, तो उसको हम मुद्रा का इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं 2021 में यदि एक पेन की कीमत 5 रुपये थी और 2022 में आज की तारीख में उस पेन की जो कीमत है वो बढ़कर 10 रुपये हो गई है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मनी का इन्फ्लेशन हुआ है। ऐसी जो हमारी खाद्य सामग्री है उस पर ही हम यहाँ पर ऐसे इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं। जैसे अगर हम मानते हैं अगर जो हमारे पास वीट है, वीट में आज की डेट में 2021 में यदि उसकी कीमत 100 रुपये पर केजी थी और 2022 में आज वीट की जो कीमत है वो 120 रुपये पर केजी है, तो हम देखते हैं कि 20 रुपये की वृद्धि आज की डेट में हमें दिखाई पड़ती है। तो वही यहाँ पर मुद्रा का प्रसार या इन्फ्लेशन है। तो मुद्रा का प्रसार वो कित करता है जिस समूह की कीमतों में वृद्धि, यानी बिंदु से बिंदु के आधार दर पर, आधार हमने लास्ट ईयर का लिया था, तो वहाँ पर उसमें कीमतों में वृद्धि यहाँ पर देखी जा रही हो। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रक में सहायक नहीं है। यदि हम बात करते हैं जो मनी की जो सप्लाई है उसमें कौन यहाँ पर सहायक नहीं है उसको कंट्रोल करने में, तो अगर हम बात करते हैं जो हमारी मुक्त बाजार नीति है, फ्री मार्केट जो पॉलिसी है, वो किसी भी तरीके से मनी की सप्लाई को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है। बाकी अगर हम बात करते हैं मुद्रा आरक्षित अनुपात, बैंक दर नीति जिसको हम बैंक रेट पॉलिसी बोलते हैं, जिसको RBI यहाँ पर कंडक्ट करता है, और मार्जिनल आवश्यकता में परिवर्तन, इन सभी के द्वारा हम यहाँ पर मनी की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। मुक्त बाजार की जो नीति है वो इसमें कोई भी सहयोग नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वह व्यवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, अगर इस तरह की कंडीशन किसी इकोनॉमी में दिखाई पड़ती है तो वो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर ए। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन वहाँ पर देखने को मिलता है। वह अवस्था जहाँ पर मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, यही कंडीशन हमें देखने को मिलती है आज यहाँ पर श्रीलंका में। श्रीलंका में यहाँ पर यही सिचुएशन है। वहाँ की जो करेंसी है उसका जो वैल्यू है वो तो यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में गिरा हुआ दिखाई पड़ता है, और जो वहाँ जितनी भी गुड्स हैं, जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, वहाँ पर जो उसकी कीमतें हैं वो हमें काफ़ी बढ़ी हुई दिखाई पड़ती है। जैसे वहाँ पर हम बात करते हैं मेडिसिन, पेट्रोलियम ऑयल, वो वहाँ पर उनकी कीमतें काफ़ी बढ़ी हुई दिखाई पड़ती हैं। तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो है यहाँ पर ए, यानी वहाँ पर क्या है, वहाँ पर मुद्रा का इन्फ्लेशन दिखाई पड़ता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है, यानी वहाँ पर जो मुद्रास्फीति भी है और वहाँ पर मंदी भी दिखाई देखने को मिलती है, तो उसको हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर भी, यानी एक तो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है और साथ साथ यहाँ पर मंदी की भी स्थिति है, यानी दोहरी मार किसी इकोनॉमी में देखने को मिलती है, उसे हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं, यदि हम बात करते हैं इन्फ्लेशन हो रहा है तो बाजार की जो वस्तुएं हैं वो महंगी हो जाएंगी, जैसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है आज श्रीलंका में। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। लगातार बढ़ती मंदी की प्रक्रिया लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या है। तो अगर लगातार किसी देश में वहाँ पर कीमतें बढ़ रही हैं कमोडिटीज़ की, गुड्स की, तो वहाँ पर मुद्रास्फीति है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर बांटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं ऐसी कंडीशन, पिछले कई देशों में ये जो सिचुएशन थी उसको अपनाया जा रहा था, लेकिन अगर इसी तरीके का जो हम एक्टिविटी हैं वो अपनी इकोनॉमी में करते हैं तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन हमें बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। यदि हम बात करते हैं ये कंडीशन कैसे होती है, यदि किसी वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अधिक है, यानी वहाँ पर हम देखते हैं जो वहाँ पर बजटीय घाटा है, यानी बजटीय घाटा किसी देश में है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर इस बजटीय घाटा को पूरा करने के लिए कागजी मुद्रा को जो उस देश की जो गवर्नमेंट है वो छापती है। लेकिन उससे क्या होगा, आर्थिक विकास तो होगा। यदि वो जो उनकी पॉलिसी है वो विफल होती है तो इसकी वजह से मार्केट में क्या होगा, मनी का फ्लो बढ़ जाएगा, मार्केट में
मनी का फ्लो बढ़ जाएगा, और फ्लो बढ़ जाएगा अगर मनी बढ़ेगी तो वहाँ पर इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एक कंडीशन है यहाँ की, वहाँ पर इस तरह की जो एक्टिविटी हैं कागजी मुद्रा छापने वाली, वो किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर नहीं की जाती। तो ये देखने को मिलता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी में, यहाँ पर जो उत्तराखंड यूपी लोक सेवा आयोग में 1993 में। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन है। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है। अगर हम बात करते हैं जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं जहां पर उनकी स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलता है। यदि हम बात करते हैं सबसे अधिक हानि जो यहाँ पर होने वाली है वो यहाँ पर है देनदार, यानी जो मनी, जैसे कोई व्यक्ति किसी को यहाँ पर ऋण जो है प्रोवाइड करता है, ब्याज पे पैसे देता है, यानी जो हमें साहूकार दिखाई पड़ते हैं, तो उनको यहाँ पर हानि होती है। और जितने भी यहाँ पर यानी जो ऋणी हैं उनको वहाँ पर फ़ायदा पहुँचता है। यानी जो मनी की जो वैल्यू है वो वहाँ पर बढ़ी हुई दिखाई पड़ती है। जिस समय में उन्होंने पैसा लिया था उस समय मनी की उतनी वैल्यू नहीं थी, मनी की वैल्यू वहाँ पर बढ़ी हुई दिखाई पड़ती है। तो संयुक्त जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर देनदार। सबसे अधिक जो हमें हानि देखने को मिलती है वो यहाँ पर देनदार की है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम कि मुद्रास्फीति में सबसे लाभान्वित कौन होता है। तो मुद्रास्फीति में सबसे जो लाभान्वित होता है वो होता है यहाँ पर ऋणी, यानी जिसने यहाँ पर पैसे लिए हैं वो यहाँ पर लाभान्वित होता है, और जिसने पैसे दिए हैं वो वहाँ पर हानि की स्थिति में हमें दिखाई पड़ता है। दोनों ही प्रश्न यहाँ पर एग्जाम में पूछे गए थे, तो इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आप यहाँ पर सही तरीके से उसका प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि आपको अब समझ में आया होगा कि मुद्रास्फीति की वजह से लाभान्वित कौन है और मुद्रास्फीति की वजह से हानि में यहाँ पर कौन है। दोनों ही प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को हम क्या कह सकते हैं। यदि हम देखते हैं कि किसी देश में जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ा हुआ है और अनएम्प्लॉयमेंट भी वहाँ पर है, तो इस स्थिति में जो मिलते हैं हमें स्टैगफ्लेशन, यानी वहाँ पर एक तो इन्फ्लेशन भी है और वहाँ पर क्या है, मंदी भी है। तो मंदी भी है तो वहाँ पर बेरोजगारी भी होगी, बेरोजगारी है तो वहाँ पर स्टैगफ्लेशन इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा हम रोक सकते हैं। हम बात करते हैं मुद्रास्फीति को हम बजट बनाकर, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि करके और सरकारी व्यय में कटौती करके इन्फ्लेशन को हम रोक सकते हैं। तो सही जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। अगर हम बात करते हैं मुद्रास्फीति में नियंत्रण की विधि नहीं है तो वो है यहाँ पर ब्याज दर में कमी। ब्याज दर में कमी भी कभी भी देखने को नहीं मिलती है। तो अगर हम देखते हैं जो आरबीआई है वो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी यानी ब्याज की जो दरें हैं इनको कंट्रोल करने का काम करता है। जब भी किसी देश में इन्फ्लेशन देखने को मिलता है तो वहाँ पर जो ब्याज की दर हैं वो आपको बढ़ी हुई दिखाई देंगी, यानी उनमें कमी नहीं होगी, उनमें क्या होगी, उनमें यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। तो ये बढ़ोतरी अगर होगी तो ये यहाँ पर सही नहीं होता। यदि यहाँ पर किसी देश में इन्फ्लेशन है तो वहाँ पर ब्याज दर में बढ़ोतरी करनी होगी, ना कि ब्याज दर में कमी करनी होगी। अगर हम एट प्रेजेंट बात करते हैं, आरबीआई ने अभी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को डिक्लेयर किया है, तो डिक्लेयर उन्होंने किया है तो वहाँ पर उन्होंने जो ब्याज दरें हैं उनको वहाँ पर बढ़ाया है, ना कि कम किया है। यानी जो इन्फ्लेशन है, इंडिया में जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरों की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। भारत में अगर हम बात करते हैं मुद्रास्फीति को ज्ञात करने के लिए हम थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग करते हैं। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है तो मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक से। तो दोनों ही तरीके के प्रश्न यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब ये क्या हो, वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जो दर है वो यहाँ पर क्या हो, शून्य हो। तो यदि हमने डिस्कस किया था लास्ट ईयर के काउंट करते हैं 2021 से काउंट करेंगे और 2022 में देखेंगे कि कितनी वृद्धि हुई है। अगर ये वृद्धि नहीं हुई है तो मुद्रास्फीति की शून्य दर है, यानी मुद्रास्फीति की जो वास्तविक दर है वो वहाँ पर शून्य है, कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो वहाँ पर इन्फ्लेशन जीरो है। मुद्रास्फीति नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। यदि हम बात करते हैं मुद्रास्फीति को मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण में किया जा सकता है। इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी उसकी जो वृद्धि हो रही है, मनी की जो सप्लाई की वृद्धि हो रही है उसको हम कंट्रोल कर लें, उसके बाद हम यहाँ पर मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक सरल माप यहाँ पर क्या है। तो वो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर M1। M1 में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। M1 में हमारे पास है यहाँ पर करेंसी, यानी लोगों के हाथ में जो पैसा होता है वो है, लोगों के बचत खाते में यानी सेविंग अकाउंट में जमा पैसा प्लस सरकारी पैसा, तो इसको हम यहाँ पर M1 में काउंट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस संगठक को मुद्रा आपूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर M3। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर
सी, M3 को हम विस्तृत मुद्रा भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता। तो अगर हम देखते हैं M3 में यहाँ पर डाक खानों की मांग जमा को सम्मिलित नहीं किया था, क्योंकि ये क्या है, ये सरकारी पैसा है, तो इसलिए हम इसको M3 में यहाँ पर जमा नहीं करते। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। मुद्रास्फीति का केवल एक ही कारण है, जब किसी भी देश में मुद्रा का फ्लो बढ़ रहा है तो उसको हम मुद्रास्फीति यहाँ पर बोलते हैं। तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो रही हो तो वहाँ पर इन्फ्लेशन होता है। स्टैगफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन वहाँ पर है जहाँ पर मंदी हो और साथ साथ गतिरोध भी हो। तो संयुक्त जो हमारे पास होगा यहाँ पर वो होगा गतिरोध प्लस मुद्रास्फीति, यानी वहाँ पर क्या है, गतिरोध भी हो रहा है और वहाँ पर क्या है, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन भी देखने को मिलता है। तो संयुक्त जो हमारे पास होगा वो होगा वहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर एक साथ उपस्थिति क्या है। तो ये क्या है, स्टैगफ्लेशन है, यानी वहाँ पर इन्फ्लेशन भी है और बेरोजगारी भी है, तो वो क्या हो गया यहाँ पर, स्टैगफ्लेशन। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है। तो ये तो हमने डिस्कस किया था अभी यहाँ पर थोक मूल्य सूचकांक में। देखते कुछ प्रश्न यहाँ पर रिपीट भी लगातार कर रहे हैं। ये प्रश्न भी हमने पिछले अभी प्रश्न में डिस्कस किया था, ये वाला प्रश्न भी डिस्कस किया था जो झारखंड पीसीएस में पूछा गया था और एसएससी में पूछा गया था, ये प्रश्न में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। जो हमारे पास आर्थिक विकास है वो हमेशा स्फीति से संबंधित होता है, इन्फ्लेशन से संबंधित है। सही उत्तर हमारे पास भी, यूपीएससी 2011 में प्रश्न पूछा गया था, आर्थिक विकास का संबंध किससे है, वो संबंधित है स्फीति से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यूपी पीसीएस में पूछा गया था पीएससी में 2012 में, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है। हम देखते हैं कि सबसे प्रचलित माप यहाँ पर क्या है, तो वो है यहाँ पर थोक मूल्य सूचकांक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा में पूछा हुआ प्रश्न है 2012 में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है। यदि हम देखते हैं कि वहाँ पर निरंतर वृद्धि हो रही है उसके मूल्यों में, वस्तुओं के मूल्यों में, तो वहाँ पर क्या है, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन है। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर भी एसएससी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। लगातार इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। किसी घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि में प्रमुख योगदान किसका दिया जाता है। तो अगर हम देखते हैं कि रुपए का मूल्यन, ये भी सही है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है विदेश से वो भी सही है, रुपए की पूर्ण परिवर्तन दर भी सही है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर इनमें से सभी। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक में सम्मिलित किया जाता है। यह है यहाँ पर आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, आरबीआई का स्वर्ण भंडार, रुपए की पूर्ण परिवर्तनता, तो इनमें से सभी यहाँ पर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से संबंधित यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय रुपया की आधिकारिक विनिमय दर क्या है। यदि हम देखते हैं कि भारत की जो आधिकारिक विनिमय दर क्या है वो चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से है। सही उत्तर हमारे पास होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था। तो ये प्रारंभ हुआ था यहाँ पर 1806 में पत्र मुद्रा का जो है यहाँ पर प्रचलन किया गया था भारत में। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है। भारत की जो सबसे अधिक मुद्रा है उसका हम जो भाग खर्च करते हैं वो यहाँ पर पेट्रोलियम में खर्च करते हैं। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर सी, पेट्रोलियम में हम सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का यहाँ पर खर्च करते हैं। तो अब तक हमने यहाँ पर 48 प्रश्नों को डिस्कस किया था जो एग्जाम में आए हुए थे, आपके एग्जाम में पूछे प्रश्न थे जिनको हमने डिस्कस किया है। आशा करते हैं आपको ये हमारी जो सीरीज है वो पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो कुछ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं यहाँ पर नई नई वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय